गुड इवनिंग भाई लोग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जल्दी से बेटा सभी लोग कनेक्ट कर जाओ और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे सामने है। चलो सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। हेलो एवरीवन, बेटा जल्दी से कनेक्ट करो और मुझे ये बताओ कि ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं। ऑडियो वीडियो क्लियर है? सभी लोग जल्दी से रिस्पॉन्ड करो बेटा। सोनू कुमार, बिल्कुल डिस्कस करेंगे बेटा, आगे डिस्कस करेंगे, टेंशन ना लो। चलो सब कुछ क्लियर है, बहुत बढ़िया। थैंक यू अजय, थैंक यू। सभी को राम राम। चलो बेटा देखो ध्यान से, तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है हमारा, वो जो एक फेज था 1885 से लेकर 1950 तक का, वो तो खत्म हो गया। अब उसके बाद हम एंशिएंट हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। ठीक है, हल्का सा चेंज कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहे, क्योंकि अदरवाइज मॉडर्न हिस्ट्री ही बहुत लंबा चलाएंगे पीछे वाले सब्जेक्ट्स, पीछे वाले टॉपिक्स को, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो जस्ट फॉर अ चेंज हम लोगों ने शुरू किया है एंशिएंट हिस्ट्री। जब ये खत्म हो जाएगा फिर दूसरा सब्जेक्ट लेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू लोकेश, थैंक यू। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब कुछ मजबूत हो जाएगा, बस ध्यान से टिके रहो भाई। चलो शुरू करते हैं। अब हमारे पास एंशिएंट हिस्ट्री है और एंशिएंट हिस्ट्री में हमारे पास है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, शुरू करें? चलो बेटा शुरू करते हैं। सभी लोग ध्यान देंगे भाई, ध्यान से देखो। चलो, तो सबसे पहले हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखो, यहां पे मैंने सबसे पहले तो तुम्हारे पीवाईक्यूज ही उठाए हैं, जो तुम्हारे रेलवे के एग्जाम्स में पीवाईक्यूज आए हुए हैं, चाहे वो ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो या जेई हो या फिर तुम्हारा अपना एएलपी हो या फिर ग्रुप डी हो, कोई भी हो। मैंने यहां पे सारे एग्जाम्स के पीवाईक्यूज उठा लिए, और जब ये हो जाएंगे तो कल एक पार्ट 2 लेके आएंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जिसमें नए क्वेश्चंस फॉर्म किए हुए होंगे। ठीक है, ये तो पीवाईक्यूज हैं। ठीक है भाई, शुरू करते हैं, ध्यान से देखो। चलो बेटा देखो ध्यान से। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन पंजाब। इनमें से ये जो साइट्स दे रखी हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, इनमें से कौन सी भारत के पंजाब में स्थित है? ठीक है, पंजाब में स्थित है, भारत में स्थित है। तो फटाफट से ये साइट्स देखते हैं, कोट दीजी, बनावली, बालू और रोपड़। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां पे सबसे पहले तो इस ससुरी बालू को एलिमिनेट कर दो। ठीक है, इसको ससुरी को पढ़ना ही नहीं, किसी काम की नहीं। ठीक है, बालू को तो हमने एलिमिनेट कर दिया भाई, ध्यान से देखो, बालू को एलिमिनेट कर दिए हैं, ये किसी काम की नहीं। बाकी जो 3 साइट्स हैं इनको मार्क करते हैं फटाफट से, ध्यान से देखो बेटा। तो कौन सी जो है पंजाब में, कौन सी जो है पंजाब में है इंडिया में, ध्यान से देखो। अगर जवाब दे पा रहे हो तो बहुत बढ़िया, नहीं दे पा रहे हो तो मैं तुम्हें बताता हूं। ये अपना इंडिया का मैप है, ध्यान से देखो, इंडिया का मैप है, इधर पाकिस्तान है, इधर अफगानिस्तान है। आप सबको यह पता होना चाहिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, इंडस रिवर यानी सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं, जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, उसके आसपास के इलाके में बसी हुई थी। और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सिंधु घाटी सभ्यता 2600 बीसी से लेकर 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 बीसी तक अस्तित्व में थी। एक चीज ध्यान से सुनना बेटा, ये जो मैं फैक्ट बता रहा हूं, ये जो डेटा बता रहा हूं, ये सब एनसीईआरटी का है, मुझे ना लूसेंट का मालूम, ना मुझे किसी और किताब का मालूम। ठीक है भाई, तो वी आर गोइंग ओनली एज पर एनसीईआरटी, हमें बाकी फैक्ट से कोई मतलब लेना देना नहीं। ठीक है, तो भारत सरकार जो बताना चाह रही है वही पढ़ेंगे हम। तो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, 2600 बीसी से 1900 बीसी के बीच में ये अस्तित्व में थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है भाई,
बाकी एक चीज याद रखो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं वो फटाफट से मैं मार्क कर रहा हूं। अफगानिस्तान में एक साइट हुआ करती थी शोरतुघई, ठीक है, शोरतुघई, तो ये अफगानिस्तान में एक साइट हो गई शोरतुघई। पाकिस्तान में जितनी भी साइट्स है फटाफट से मार्क कर रहा हूं, ध्यान से देखो। यहां पर है हड़प्पा, यहां पर कौन सी साइट है, हड़प्पा, ध्यान से देखो बेटा, मैं मार्क कर रहा हूं, उसके बाद फिर तुम डिसाइड करना कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये हड़प्पा, सारी साइट्स इसलिए मार्क कर ले रहे हैं कि इससे रिलेटेड जो भी आगे और क्वेश्चन होंगे वो फटाफट से अटेम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान से देखो भाई, थैंक यू। देखो बेटा हड़प्पा के बाद यहां पर देखो, ये पाकिस्तान का सिंध वाला इलाका है, ये पाकिस्तान का पंजाब है। जब पार्टीशन हुआ तो ये पंजाब पाकिस्तान के पास चला गया, ये पंजाब हमारे पास आ गया, और यहां पर है सिंध प्रांत पाकिस्तान का। तो सिंध में यहां पर है मोहनजोदारो, ठीक है, क्या है, मोहनजोदारो, और मोहनजोदारो के जस्ट नीचे यहां पर यह है चान्हू दारो, और फिर यहां पर है कोट दीजी, यहां पर है कोट दीजी। उसके बाद देखो बेटा ध्यान से, हड़प्पा ये हो गया पाकिस्तान में मोहनजोदारो, फिर ये कोट दीजी, ये चान्हू दारो, यहां पर है बालाकोट, और ये वो वाला बालाकोट नहीं है जहां पर हम लोगों ने एयर स्ट्राइक की थी। एयर स्ट्राइक जो हमने की थी वो इस्लामाबाद के पास बालाकोट है। तो पाकिस्तान में 2 बालाकोट है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला है, सिंधु घाटी सभ्यता वाला है। बालाकोट के अलावा यहां पर है बच्चों नागेश्वर, ठीक है, नागेश्वर, पर ये पाकिस्तान का नहीं है, इंडिया की साइट है, ठीक है, ध्यान से देखो। पाकिस्तान में एक साइट यहां पर है, इस साइट का नाम है सुतकगनडोर, सुतकगनडोर। तो देखो भाई पाकिस्तान में कितनी साइट्स हो गई, हड़प्पा, मोहनजोदारो, कोट दीजी, चान्हू दारो, बालाकोट, सुतकगनडोर। और इंडिया की साइट्स की अगर बात करें, तो बेटा देखो सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर में मार्क कर देते हैं। सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर में यहां पर मार्क कर लेते हैं मांडा, मैं ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूं इंडिया की साइट्स को, मांडा। फिर हमारे पंजाब में यहां पर है बच्चों रोपड़, ठीक है, पंजाब में रोपड़। हालांकि रोपड़ शहर का नाम अब हो गया रूपनगर, क्या हो गया है, रूपनगर। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो। और उसके बाद हरियाणा में दो नहीं इनफैक्ट 3 साइट्स हैं। यहां पर यह है बनावली, यहां पर एक साइट है और यहां पर एक साइट है। इस वाली साइट का नाम है, बीच वाली साइट का नाम है भिर्राना, और ये वाली साइट का नाम है, इस वाली साइट का नाम है राखीगढ़ी, ठीक है। उसके बाद देखो उत्तर प्रदेश में एक ही साइट है सिंधु घाटी सभ्यता की, मेरठ के पास आलमगीरपुर, ये मेरठ के पास उत्तर प्रदेश में अकेली साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, सिंधु घाटी सभ्यता की। राजस्थान में एक है कालीबंगा, हमारे काम की एक है राजस्थान में कालीबंगा। उसके अलावा गुजरात में यहां पर है धोलावीरा, यहां पर है बच्चों लोथल, गुजरात में ही लोथल। यहां पर है रंगपुर, और ये वाली जो है इसका नाम हो गया नागेश्वर। यहां इसको ब्लू कलर से लिख देते हैं नागेश्वर, गुजरात में नागेश्वर। और फिर महाराष्ट्र में एक साइट है दायमाबाद। तो देखो मैंने तुम्हारे इस क्वेश्चन के चक्कर में ये सारी इंपॉर्टेंट साइट्स यहां पर बता दी हैं, और इनसे रिलेटेड एक एक फैक्ट बता देता हूं, सबसे नहीं बस जो जरूरी है उनसे। जैसे हड़प्पा जो है पहला खोजा गया स्थल है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में पहला खोजा गया स्थल बच्चों, सबसे पहली साइट जो डिस्कवर हुई वो थी हड़प्पा। और सबसे जो एडवांस्ड, सबसे ज्यादा जो डेवलप्ड है, ध्यान से देखो बेटा, सबसे ज्यादा जो डेवलप्ड है वो देखो, वो है यहां पर मोहनजोदारो। मोस्ट डेवलप्ड या सबसे ज्यादा विकसित, मोस्ट डेवलप्ड
या फिर सबसे ज्यादा विकसित, मोस्ट डेवलप्ड या सबसे ज्यादा विकसित। और तुम बोलोगे सर सबसे बड़ी साइट कौन सी है, तो सबसे बड़ी साइट है आज के टाइम में राखीगढ़ी, लार्जेस्ट साइट है। सबसे बड़ी साइट जो हमें मिली है खुदाई में वो है लार्जेस्ट साइट राखीगढ़ी। और भिर्राना जो है ना, बनावली और राखीगढ़ी के बीच में भिर्राना, ये सबसे पुरानी साइट है, ओल्डेस्ट साइट है, ओल्डेस्ट साइट है, सबसे पुरानी साइट है भिर्राना। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये हमारी साइट्स हो गई। अब तुम देखो पंजाब में, भारत के पंजाब में कौन सी साइट है, तो एक ही साइट है भारत के पंजाब में फिलहाल, रोपड़। ठीक है, रोपड़। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोपड़। ठीक है भाई, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोपड़। यह है पंजाब में। ठीक है, कोट दीजी सिंध में है, पता चल गया था हमें, मोहनजोदारो के नीचे, बनावली हरियाणा में, रोपड़ पंजाब में। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग द इंडस वैली पीरियड फ्रॉम वेयर वर दी शेल्स प्रोक्योर्ड फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन। सिंधु घाटी काल में शिल्प उत्पादन के लिए सीपियां कहां से प्राप्त की जाती थी। ध्यान से देखो बेटा, अगर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ तो मजा आ जाएगा। सिंधु घाटी काल में शिल्प उत्पादन के लिए सीपियां कहां से प्राप्त की जाती थी। देखो सीपियां कहां से प्राप्त होंगी, जो कोस्टल इलाके हैं, जो तटीय इलाके हैं, जो ऐसी साइट है जो समुद्र के किनारे है, सागर के किनारे है। तो भाई तुम सबको मालूम है कि इनमें से ये जो नागेश्वर है, भाई शोर तो गई तो अफगानिस्तान में, वो सी के किनारे नहीं है। रोपड़ पंजाब में सी के किनारे नहीं है। जयपुर तो साइट भी नहीं है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, और ना ये सी के किनारे। तो नागेश्वर है भाई। अभी हमने देखा, देखो नागेश्वर जो है ये बिल्कुल सी के किनारे है, ओशन के किनारे है। तो नागेश्वर से सीपियां मिलती थी, नागेश्वर से सीपियां मिलती थी, क्योंकि नागेश्वर में पूरी की पूरी एक जो है वर्कशॉप मिली है। एविडेंस के तौर पर यहां से एक वर्कशॉप मिली है शेल्स की, सीपियों की एक पूरी की पूरी, जैसे बोलते हैं ना कि वर्कशॉप, जहां पर पूरी की पूरी एक तरीके से फैक्ट्री टाइप। तो शेल्स की यानी सीपियों की फैक्ट्री मिली है, सीपियों की फैक्ट्री मिली है कहां से, नागेश्वर से। और सिर्फ नागेश्वर नहीं है, सिर्फ नागेश्वर नहीं है, नागेश्वर के साथ बालाकोट भी है। ठीक है, बालाकोट भी है। तो बालाकोट से भी हमें सीपियां काफी मिली है। तो जो भी समुद्र के किनारे की साइट होगी वहां से मिलेगी। तो बालाकोट और नागेश्वर। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। ये देखो इस तरह की सीपियों से बने हुए, ये देखो इस तरह के यूटेंसिल्स, बर्तन देखो भाई, सीपियों से बने हुए छोटे छोटे बर्तन, सीपियों का इस्तेमाल किया गया है। ध्यान से देखो। ठीक है भाई, समझ में आया सब लोगों को? बहुत बढ़िया नेहा बच्चे, सभी लोग ध्यान से देखो बेटा। तो ये सीपियों से बने बर्तन हैं इनके। तो याद रखना नागेश्वर और बालाकोट है ना भाई, नागेश्वर और बालाकोट, ये नागेश्वर है। तो नागेश्वर से मिल रही है एक तो सीपियां, क्योंकि ये कोस्टल सिटी है, और दूसरा ये बालाकोट पाकिस्तान में आज के टाइम में। ठीक है, तो नागेश्वर और बालाकोट दोनों से ही सीपियां मिली हैं, पर क्योंकि ऑप्शन में नागेश्वर था तो हमने नागेश्वर को मार्क कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल वाज यूज्ड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित में से किस निर्माण सामग्री का उपयोग किया जाता था। मिट्टी का इस्तेमाल होता है, लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल होता है, जली हुई ईंट का या धूप में सुखाया हुआ, यानी क्ले का इस्तेमाल हो रहा है, चिकनी मिट्टी। बेसिक बात यह है, रेड सैंडस्टोन, जैसे लाल किला बना हुआ है हमारा रेड फोर्ट, दिल्ली में रेड फोर्ट है ना, जैसे वो बना हुआ है, तो रेड सैंडस्टोन, लाल बलुआ पत्थर, या जली हुई ईंटें बर्न्ट ब्रिक, और सन ड्राइड यानी धूप में सुखाई हुई मिट्टी या धूप में सुखाया हुआ मटेरियल। तो सीधी बात है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में ईंटों का इस्तेमाल हुआ है और ईंटों को पकाया गया। जैसे भट्टे में आज भी ईंटों को पकाया जाता है, जलाया जाता है, तो यहां पर भी बर्न्ट ब्रिक्स का इस्तेमाल किया हुआ है, जली हुई ईंटों का इस्तेमाल किया गया। देखो मैं तुम्हें एक स्ट्रक्चर दिखाता हूं, ये देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम का, सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम का ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। ये उस जमाने की ईंटें हैं, और इन ईंटों को तुम देख सकते हो कि काफी पकाई हुई ईंटें हैं। अगर कच्ची ईंटें होती तो इनका जो रंग है बहुत ही ज्यादा डल होता, पर ये पकाई हुई ईंटें हैं तो इनका रंग भी आपको थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन दे रहा होगा, थोड़ा सा ये गहरा रंग है। ठीक है भाई, तो जली हुई ईंटों का इस्तेमाल हुआ करता था, जली हुई ईंटों का इस्तेमाल हुआ करता था। और एक चीज याद रखना,
एक चीज याद रखना, ये जो ईंटें तुम देख रहे हो ना, इन ईंटों का इस्तेमाल ध्यान से देखो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ है, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में। आज के टाइम में हम इमेजिन नहीं कर सकते कि अफगानिस्तान के शोरतोगई में जिस पत्थर से घर बनाया जा रहा है, महाराष्ट्र के जो दायमाबाद है, या उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर, या जम्मू कश्मीर का मांडा, या फिर हमारा पंजाब का रोपड़, वहां पर भी सेम मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है। ये आज के टाइम में इमेजिन नहीं कर सकते, पर उस जमाने में इंडस वैली सिविलाइजेशन में हर साइट पर चाहे वो कितनी ही दूर क्यों ना हो एक दूसरे से, चाहे आलमगीरपुर और सुतकगंडोर हो या फिर शोरतोगई और दायमाबाद हो, हर जगह पर ईंटों का इस्तेमाल किया गया है, जली हुई ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। हां, साइज में फर्क हो सकता है पर प्रपोर्शन में फर्क नहीं है, प्रपोर्शन में फर्क नहीं है। एक चीज याद रखना, जो बर्न्ड ब्रिक से जो ईंटें हैं उनका रेशियो हुआ करता था 4:2:1। अगर मान लो ये कोई ईंट है, ध्यान से देखो बेटा, अगर ये कोई ईंट है तो इस ईंट की जो लेंथ है वो 4 होगी, इसकी जो चौड़ाई है वो 2 होगी, और इसका जो हाइट है वो 1 होगा। अब तुम बोलोगे सर मान लीजिए ये तो एक नॉर्मल साइज की ईंट हो गई, ये तो नॉर्मल साइज की ईंट हो गई। ध्यान से देखो बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखो, अगर साइज बढ़ाना है ईंट का तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, साइज बढ़ा दो आप ईंट का, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये मान लो हमने साइज बढ़ा दिया ईंट का, ठीक है, ये ईंट का साइज बढ़ा दिया, तो इसमें क्या होगा, आपको क्या करना है, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, रेशियो सेम रखना है। ईंट का साइज बढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी यहां पर आप ले लो 8, यहां पर आप ले लो 4, यहां पर आप ले लो 2, तो रेशियो इसका भी क्या निकल के आएगा 4:2:1, 4:2:1। यानी आप ईंट का साइज छोटा बड़ा कर सकते हो अलग अलग साइट पर एक चीज याद रखना, प्रपोर्शन आपको सेम रखना है 4:2:1। तो इसी प्रपोर्शन की ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में हर साइट पर, चाहे वो दायमाबाद हो, चाहे मांडा हो, चाहे सुतकगंडोर हो, चाहे आलमगीरपुर हो, चाहे कालीबंगा हो, चाहे मोहनजोदारो हो। समझ में आया कि नहीं? जली हुई ईंटों का इस्तेमाल ही किया जाता था हमारे यहां बिल्डिंग बनाने के लिए। सबको समझ में आया बेटा? खुद के लिए, ठीक है, खुद के लिए। चलो बेटा देखो अब ध्यान से, बिल्कुल 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 पिंकू, बहुत बढ़िया। इसके बाद ये देखो बेटा ध्यान से, द ग्रेट बाथ फाउंड एट मोहनजोदारो वॉज अ ह्यूज सर्कुलर टैंक, सिलिंड्रिकल टैंक, ट्रायंगुलर टैंक, रेक्टेंगुलर टैंक। मोहनजोदारो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल गोलाकार टैंक, बेलनाकार टैंक, त्रिकोणीय टैंक, आयताकार टैंक था। मैं आप सबको बता दूं, मोहनजोदारो को कहा जाता है कि वो सबसे विकसित स्थल था, सबसे डेवलप्ड साइट थी, और वहां पर मिला है हमें ग्रेट बाथ, एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल, एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल। ये देखो ध्यान से, ये देखो भाई, ये है बहुत बड़ा स्विमिंग पूल। ये पूरा मोहनजोदारो की साइट है, मोहनजोदारो में ये बहुत बड़ा स्विमिंग पूल मिला है। इस तरफ भी सीढ़ियां हैं, उस तरफ भी सीढ़ियां हैं, और चारों तरफ कॉरिडोर बना हुआ है। कॉरिडोर देख पा रहे हो भाई? मैं मार्क भी अगर कर दूं तो ध्यान से देखो, ये देखो ये कॉरिडोर है, ये देखो ये कॉरिडोर है, ठीक है, ये कॉरिडोर है। तो कॉरिडोर भी मिला है। और एक चीज याद रखना, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन हम पढ़ रहे हैं चैप्टर, इसमें क्या होता था, हर शहर को, एक चीज याद रखना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, हर शहर को इंडस वैली सिविलाइजेशन में 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता। जैसे मान लो मोहनजोदारो है, तो इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कैसे किया जाएगा, जैसे ये एक हिस्सा है इसका शहर का, और एक ये हिस्सा है नीचे वाला। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है, यहां पर रहा करती थी एलीट क्लास, उच्च वर्ग के लोग यहां पर रहा करते थे। उच्च वर्ग के लोग जो हैं वो यहां पर रहा करते थे। समझ में आया कि नहीं? और नीचे रहते थे आम जनता, ठीक है, आम जनता नीचे रहा करती थी। तो इस तरह से इसे तो बोलते थे लोअर टाउन, निचला शहर, ठीक है। ये लगभग हर जगह था, लगभग हर जगह, एक आधी जगह को छोड़ के ये लोअर टाउन बोलते थे इसे, निचला शहर। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितनी भी साइट्स मिली हैं आज के टाइम में, 1400 से ज्यादा स्थल मिले हैं जमीन के नीचे से, 1400 से ज्यादा साइट्स मिली हैं। तो उन 1400 साइट से ज्यादा ध्यान से देखो बेटा, 1400 साइट से ज्यादा तुम देखोगे यहां पर कि जो मैक्सिमम साइट्स हैं, 1400 साइट्स में जो मैक्सिमम साइट्स हैं, वहां पर 2 तरह का यहां पर डिवीजन है।
दो तरह का विभाजन है। नीचे वाला लोअर टाउन जहां पे आम जनता रहती है, यहां पर कौन रहता है भाई लोग? आम जनता, आम प्रजा, कॉमन पीपल, आम प्रजा, कॉमन पीपल। और यह है एलीट क्लास के लिए, उच्च वर्ग के लिए, उच्च वर्ग के लिए। इसे बोलते थे इंग्लिश में तो बोलते थे सिटाडल, इसे क्या बोलते थे? सिटाडल, पर हिंदी में इसे गढ़ कहा जाता था, गढ़, किला, सिटाडल। तो याद रखो, वैसे भी तुमने देखा होगा कई सारे जो फोर्ट्स हैं, कई सारे जो फोर्ट्स हैं वो पहाड़ों पे पाए जाते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी रीजन मेन होता है कि भाई राजा जो है, राजा और उसका परिवार जो है सबसे सुरक्षित जगह पर रहने चाहिए। ऊपर रहेंगे पहाड़ पर, महल में, तो ऊपर से नीचे से आ रहे दुश्मन की आर्मी के ऊपर अटैक करना आसान होता है, क्योंकि एडवांटेज होता है, सब दिख रहे होते हैं। और दुश्मन को एडवांटेज नहीं होता, क्योंकि ऊपर की तरफ देखेंगे तो साला कुछ दिखेगा ही नहीं ढंग से। तो याद रखना, सिटाडल बोलते हैं, हिंदी में गढ़ बोलते हैं। यह है उच्च वर्ग के रहने की जगह, यह है निम्न वर्ग के, यानी जो आम जनता है उनके रहने की जगह, जिसे लोअर टाउन या निचला शहर बोल रहे हैं। और एक चीज और याद रखना, जो 1400 साइट्स हैं, 1400 प्लस साइट्स जो हमें मिली हैं, 1400 में से 900 से ज्यादा, 900 प्लस तो इंडिया में है, बाकी 500 के आसपास जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है मिलाकर, ठीक है भाई। तो 1400 में से 900 तो इंडिया में मिली है। और अब तुम बोलोगे सर द ग्रेट बाथ फाउंड एट मोहनजोदारो वाज अ ह्यूज, किस तरह का टैंक था? तो मैं आपको बताऊं, मोहनजोदारो में इस तरह का ये पोर्शन है, इस तरह का पोर्शन है। जो टैंक मिला है, जो ग्रेट बाथ मिला है, वो मिला है सिटाडल में। कहां पर? सिटाडल के अंदर मिला है। यानी सिटाडल में, महल में, एक ऐसी जगह जहां पर स्विमिंग पूल के ऊपर कोई छत नहीं है। बाकी पूरे बिल्डिंग में छत है, पर स्विमिंग पूल जहां पर बना है वहां पे कोई छत नहीं है, बारिश का पानी आराम से आ सकता है। ओपन स्विमिंग पूल है, मतलब ऊपर की तरफ छत नहीं है, बाकी बिल्डिंग के अंदर ही है वो, पर ऊपर छत नहीं है। और एक चीज देखो, यहां पर अभी हम देख रहे हैं कि यहां पर चारों तरफ कॉरिडोर है, चारों तरफ कॉरिडोर है, इधर सीढ़ियां हैं, उधर सीढ़ियां उतरने के लिए और चढ़ने के लिए। और साथ ही साथ ये जो ग्रेट बाथ है, ये जो विशाल स्नानागार है, अब तुम देखो खुद, ये कैसा है? ये रेक्टेंगुलर है भाई, ये रेक्टेंगुलर है, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर है। तो आंसर हमारा हो जाएगा आयताकार टैंक। और एक चीज और याद रखना, ये धार्मिक अनुष्ठानों के लिए यूज होता था, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए यूज होता था। अब तुम बोलोगे सर कैसा धार्मिक अनुष्ठान? देखा ध्यान से, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उपयोगी। अब तुम बोलोगे कैसा अनुष्ठान? तो बेटा सभी लोग एक साथ, सभी लोग एक साथ, एलीट क्लास के एक साथ नहा के चले गए, उसके बाद जो आम जनता है वो नहा के चली गई। तो सिटाडल में, गढ़ में आम जनता को भी अलाउ किया जाता था इस ग्रेट बाथ में। तो सब लोग यहाँ पर किसी धार्मिक अनुष्ठान के टाइम पर अपने आप को पवित्र करने आते थे। जैसे हम लोग गंगा जी में डुबकी लगाते ना अपने पाप धोने के लिए, वैसे ही सिटाडल में किसी रिलीजियस सेरेमनी के टाइम पर, किसी धार्मिक फंक्शन के टाइम पर इस तरह का जो स्नान है वो लिया जाता था। सभी लोग एक साथ उस स्विमिंग पूल में स्नान लिया करते थे। समझ में आ रही है बात? और स्पेशली विमेन के लिए, महिलाओं के लिए, तुम देखो कॉरिडोर से अटैच्ड, यहां पर ध्यान से देखो बेटा, कॉरिडोर से अटैच्ड यहां पर ये छोटे छोटे बाथरूम्स बनाए गए ताकि महिलाएं जो है चेंज कर सके। छोटे छोटे बाथरूम्स हैं, इनकी छत तो नहीं बची, पर ये छोटे छोटे बाथरूम्स है ताकि महिलाएं वगैरह अपने कपड़े चेंज कर सकें बहुत आराम से, किसी को कोई डिस्कंफर्ट फील ना हो। तो याद रखो, यहां से नहाने के बाद ये छोटे छोटे बाथरूम्स है जहां पर आप फ्रेश शावर ले सकते हो, और साथ ही साथ आप यहां पर चेंज भी कर सकते हो। इस तरह से बाथरूम बनाए गए थे, ठीक है भाई, ध्यान से देखो, बिल्कुल बिल्कुल। ये कैसे पता लगा? क्योंकि बहुत बड़े स्विमिंग पूल के आसपास ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स और क्या होंगे भाई? दुकानें थोड़ी होंगी ये दुकानें थोड़ी होंगी कि स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं और दुकानों पे हैं, दुकान यहां लगा रखी स्विमिंग पूल के चारों तरफ और बेच रहे हैं सामान। वाह क्या नजारा है, ठीक है भाई। तो याद रखना ये छोटे छोटे बाथरूम से फ्रेश शावर के लिए थे, ठीक है भाई, ध्यान से देखो। चलो, तो विशाल स्नानागार ये हमें पता चल गया, आयताकार है, रेक्टेंगुलर है, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उपयोगी और सामूहिक स्नान के लिए अवेलेबल था। तो एक साथ कई सारे लोग इसमें स्नान कर सकते थे, सामूहिक स्नान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
द हड़प्पन सिटी वॉज फाउंड ड्यूरिंग द एक्सकेवेशन ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर अराउंड द ईयर 1920-21। यानी जो हड़प्पा शहर है, ध्यान सुनो बेटा, हड़प्पा नगर जो है, हड़प्पा शहर जो है, वो वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के तट पर खुदाई के दौरान पाया गया था? तो मैं आप सबको बता दूं कि ये हमारा देखो यहां पर ये मैप है, ठीक है, ये मैप है, और ये है हमारी यहां पर रावी नदी। वैसे तो तुम सब जानते हो, जैसे ये हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है, एक पास है। दर्रा या पास का मतलब होता है पहाड़ को काटकर बनाया गया रास्ता। तो पहाड़ को काटकर बनाया गया एक रास्ता है, इस रास्ते का नाम है रोहतांग दर्रा, रोहतांग पास, है ना, रोहतांग दर्रा। इसी रोहतांग दर्रे के ऊपरी छोर से निकलती है रावी नदी। रावी इस तरीके से, ध्यान से देखो बेटा, रावी इस तरीके से हिमाचल से निकली और फिर हिमाचल से होते हुए जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल के बॉर्डर पर, फिर हमारे पंजाब से होकर चली गई पाकिस्तान के पंजाब में, और यहाँ इस तरह से आगे बढ़ती है। यह है रावी नदी। कौन सी नदी है बच्चों? रावी नदी। और इसी रावी नदी के किनारे यहां पर है हड़प्पा। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे बच्चों? हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। ठीक है, तो आंसर हमें पता चल गया, रावी नदी। ठीक है, इसको रवि नहीं पढ़ना, ये क्या है? रावी। फर्स्ट इंस्टेंस में रवि लगता है पर ये रावी है। तो रावी नदी के तट पर हड़प्पा जो है वो खोजा गया। और एक चीज याद रखना, हड़प्पा नगर जो है ये फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड है। फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड यानी सबसे पहला खोजा गया स्थल है। सबसे पहला खोजा गया स्थल है 1921 में इसको खोजा गया था, और इसे खोजा था दयाराम साहनी ने। हमारे एक पुरातत्वविद थे, हमारे एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, दयाराम साहनी जी। तो हमारे दयाराम साहनी ने डिस्कवर किया था 1921 में हड़प्पा को। और एक चीज और याद रखना, किसकी मदद से? किसकी मदद से? देखो, तो किसकी मदद ली दयाराम साहनी ने? जॉन मार्शल। मैं शायद तुम्हें पहले ही बता चुका हूं, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल हमारा एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर जनरल था, महानिदेशक था, जॉन मार्शल। ठीक है, ध्यान से देखो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल महानिदेशक हुआ करते थे जॉन मार्शल 1902 से 1928 के बीच में। 1902 से 1928 के बीच में। और इसी बीच 1921 में दयाराम साहनी ने इन्हीं की परमिशन से, जॉन मार्शल की परमिशन से, हड़प्पा सभ्यता को खोज निकाला खुदाई करके। ठीक है भाई, तो याद रखना, ये जॉन मार्शल ने ही इसमें सपोर्ट किया। और जॉन मार्शल ने तो एक दूसरा नाम भी दिया हड़प्पन सिविलाइजेशन को, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हम बोल रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता जो हम बोल रहे हैं यहां पर, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, ये नाम जॉन मार्शल ने दिया क्योंकि ज्यादातर साइट्स सिंधु नदी और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसके आसपास बसी हुई थी। तो याद रखना, जॉन मार्शल 1902 से 1928 एएसआई था डीजी का, उसी की परमिशन से दयाराम साहनी ने 1921 में हमारे इस रावी नदी के तट पर हड़प्पा को खोज निकाला। और उसके बाद जो है ये एक हिस्ट्री बन गई उस वक्त की, भाई एक नई सिविलाइजेशन मिली है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और जबरदस्त सिविलाइजेशन, बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड और बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड, अपने टाइम के हिसाब से बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड और बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन याद रखनी तुम लोगों को। और एक चीज और यहां पर मैं बताना चाहूंगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है, याद रखना, ये भारत की पहली, सिंधु घाटी सभ्यता भारत की पहली अर्बन सिविलाइजेशन है। अर्बन सिविलाइजेशन है। तो सिंधु घाटी सभ्यता भारत की पहली शहरी सभ्यता है। अर्बन सिविलाइजेशन है, शहरी सभ्यता है।
देखो ध्यान से, भारत की पहली अर्बन सिविलाइजेशन, पहली शहरी सभ्यता, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में 1400 प्लस जो साइट्स मिली हैं उनमें से कहीं पर भी, याद रखना, कहीं पर भी कोई गांव नहीं है, सारे के सारे शहर हैं। गांव तो बने ही नहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट की पहली अर्बन सिविलाइजेशन है, शहरी सभ्यता है। ये फैक्ट अच्छे से याद रखना, और ये भी याद रखना कि इस सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता नाम तो जॉन मार्शल ने दिया, ठीक है, जॉन मार्शल ने दिया, पर इसका जो हड़प्पन सभ्यता नाम पड़ा है, हड़प्पा सभ्यता नाम पड़ा है, वो हड़प्पा क्योंकि पहली जगह है खोजी गई, उसके नाम पर रखा गया है। और एक चीज और यहां पर हम डिस्कस करते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जितने एरिया में फैली हुई है, जितने क्षेत्रफल में फैली हुई है, किसी जमाने में फैली हुई थी, तो वो एरिया 12,50,000 किलोमीटर स्क्वायर, 12,50,000 किलोमीटर स्क्वायर या स्क्वायर किलोमीटर, ये एरिया है सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है भाई, सभी को आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा हड़प्पा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस इंडस वैली साइट मोहनजोदारो वॉज फर्स्ट टाइम एक्सकेवेटेड बाय द एमिनेंट इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट। तो जो मोहनजोदारो है उसको पहली बार किसने खोजा? मोहनजोदारो को सबसे पहले किसने खोजा, जल्दी बताओ बेटा। सिंधु अलग है अजय, सिंधु बड़ी नदी है, सिंधु में रावी मिलती है, सिंधु में रावी मिलती है, वो भी किसके थ्रू? चेनाब के थ्रू, ठीक है, सतलुज के थ्रू। रावी डायरेक्टली इंडस में नहीं मिलती। इसका जवाब दे दो। ध्यान से देखो भाई, यह है अपने आरडी बनर्जी, राखाल दास बनर्जी, राखाल दास बनर्जी, क्या नाम है इनका? राखाल दास। मैं लिख देता हूं यहां पर, राखाल दास बनर्जी जो हैं ये भी हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहनजोदारो साइट है उसे खोज निकाला 1922-1923 में। ठीक है भाई, राखाल दास बनर्जी ने 1922-1923 में ये मोहनजोदारो को खोज निकाला। और मोहनजोदारो का ये जो नाम है ये सिंधी नेम है। क्या नाम है? सिंधी भाषा का नाम है, क्योंकि सिंध में है ना ये, तो सिंधी नेम है। और सिंधी नेम का मतलब क्या? देखो, मोहन का मतलब, ध्यान से देखो, मोहन का मतलब है माउंड, टीला। माउंड का मतलब क्या है? टीला। तो मोहनजोदारो का मतलब, और जोदारो का मतलब है मृत व्यक्ति, मरा हुआ इंसान। ठीक है भाई, मृत व्यक्ति। तो माउंड ऑफ डेड्स, ठीक है, माउंड ऑफ डेड्स। तो कई सारे लोगों के कंकाल, खोपड़ियां, वो जो है मोहनजोदारो के टीले से मिला है। ठीक है, हो सकता है कि उस टाइम पे जो बाढ़ वगैरह आई हो, पहले उस टाइम पे तो ये क्रीमेट तो करते नहीं थे, जलाते तो थे नहीं, ये क्या करते थे? ये बरी किया करते थे, गाढ़ा करते थे। जैसे इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में फॉलो होता है ना, गाड़ दिया जाता है जमीन में, वैसे ही उस टाइम पर भी हुआ करता था गाड़ने का सिस्टम। तो याद रखना बेटा, तो जब गाढ़ा जाता था और कभी बाढ़ आ जाती थी तो सारी की सारी अंदर की जो लेयर है, वो जो बोन्स वगैरह हैं अंदर, वो सब बाहर आ जाती थी। और जब बाढ़ जब भी आई होगी तो सारी की सारी बोन्स एक ही जगह इकट्ठी होती चली गई, और अल्टीमेटली ऐसा लग गया कि भाई, इस तरह से कुछ लगा कि भाई जो डेड्स हैं, यानी जो मरे हुए लोग हैं, उनका पूरा का पूरा टीला किसी ने जानबूझ के बनाया। पर जानबूझ के नहीं, बाढ़ की वजह से, नदी की वजह से। नदी ने क्या किया है, जब बाढ़ वगैरह आई होगी तो एक के बाद एक जब बाढ़ आई है, वो जो बोन्स हैं वो आपस में आके मिल गई एक जगह पर, कहीं इकट्ठी हो गई, और वो पूरा का पूरा एक टीले में कन्वर्ट हो गया। जैसे देखो यहां पर आगे एक जगह आएगी, मैं बताऊंगा तुम्हें, वहां पे मोहनजोदारो मैंने दिखाया, वो टीला भी दिखाया हुआ है। तो याद रखना भाई, मोहनजोदारो को डिस्कवर किसने किया? राखाल दास बनर्जी ने 1922-23 में। और इसे माउंट ऑफ डेड्स भी कहा जाता है, यानी मृतकों का टीला।
मृतकों का टीला, मरे हुए लोगों का टीला, क्योंकि यहां से हड्डियां मिली हैं इस टीले से बहुत सारी। और मैंने जैसे बताया कि नदी द्वारा बार बार पानी के लाने ले जाने की वजह से वो सारी हड्डियां एक जगह इकट्ठी हो गई होंगी, और उसी से पता चलता है कि भाई, उसी से पता चलता है कि इसे माउंड ऑफ डेड्स यानी मृतकों का टीला कहा जा सकता है कि नहीं। तो ये हो गया हमारा ये फैक्ट। नेक्स्ट, द फर्स्ट साइट डिस्कवर्ड एट द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज, जल्दी बताओ भाई, ये तो हमने पढ़ लिया, जल्दी बताओ। बिल्कुल महेश, उस मोहनजोदारो मूवी में फ्लड ही दिखाया है। जल्दी भाई जल्दी इसका जवाब दे दो। सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल, बहुत बढ़िया, हड़प्पा। और किसने खोजा था अब तुम्हें मालूम है ना? दयाराम साहनी, बिल्कुल है ना, दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी, ठीक है भाई, हड़प्पा को खोजा है दयाराम साहनी ने 1921, लिखो तुम 1921 में, ठीक है। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा को खोजा, ये पहली साइट थी जिसे खोजा गया। चलो भाई, ये देखो भाई, हड़प्पा कुछ इस तरह का दिखता होगा उस जमाने में, हड़प्पा जो है उस तरह का दिखता होगा। ध्यान से देखो बेटा, ये देखो इस तरह के घर हुआ करते थे, ठीक है, इस तरह के घर हुआ करते थे, इस तरह की सड़कें हुआ करती थी, आसपास बिल्डिंग्स तुम्हें दिख ही रही हैं, ठीक है। चलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोहनजोदारो, जल्दी बताओ। सिंधी लैंग्वेज में ही पूछा जाता है आपसे। सिंधी लैंग्वेज में, सिंधी भाषा में मोहनजोदारो का मतलब क्या? मोहन का मतलब माउंट्स, यानी टीला, माउंड का मतलब हुआ टीला, और जोदारो का मतलब है मृत्यु, डेथ। समझ में आया? तो सिंधी लैंग्वेज में मोहनजोदारो का मतलब है मृतकों का टीला, माउंड ऑफ डेड्स। ठीक है, तो याद रखना माउंड ऑफ डेड लिखा हुआ है, मृतकों का टीला। चलो, सिंधी भाषा में है ये इसका मतलब, ठीक है, सिंधी भाषा में। ये देखो भाई, ये है अपना मोहनजोदारो, ये मोहनजोदारो है अपना, और मोहनजोदारो ध्यान से देखो, ये अपना वो, ये जो तुम स्ट्रक्चर देख रहे हो यहां वाला, ये अपना ग्रेट बाथ ही है, ग्रेट बाथ। तो ऐसे मान के चलो कि ग्रेट बाथ में अपन खड़े हुए हैं और फिर ये सारी चीजें देख रहे हैं। वो जो टीला देख रहे हो भाई ऊपर, वही जो टीला है, वही जो टीला हुआ है, उसी को बोल रहे हैं मोहनजोदारो, यानी मृतकों का टीला। यहीं से मिली है हड्डियां वगैरह बहुत ज्यादा, मृतकों का टीला। बिल्कुल मोहम्मद कैफ, बिल्कुल ठीक है भाई, ध्यान से देखो। अच्छा, तुम बोल रहे हो कि सर इनका नाम क्या है? देखो नाम क्या है, ये सारे के सारे जो नाम तुम अभी सुन रहे हो ना, हड़प्पा, मोहनजोदारो, या फिर कालू, अपना चानुदारो, कोट दीजी, बनावली, भिर्राना, राखीगढ़ी, ये जितने भी नाम हैं वो आज के ही नाम हैं, आज उन जगहों के जो नाम है। अब भाई एक बात बताओ, जैसे मैं दिल्ली में कोई जगह पर रहता हूं और यहां पे, मेरे यहां पर मुझे पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की कोई साइट है, तो उसे यहां आज जो जगह पर वो मिली है वो साइट, उसी के नाम से तो जाना जाएगा। ये हड़प्पा, मोहनजोदारो पुराने नाम नहीं है, ये नए नाम है, ठीक है, ये नए नाम है, ये नए नाम दिए गए हैं उनको। भाई अगर मान लो दिल्ली में चांदनी चौक करके एक इलाका है, दिल्ली के चांदनी चौक में अगर कोई साइट मिलती है तो उसे चांदनी चौक साइट ही तो बोला जाएगा, कुछ और थोड़ी बोला जाएगा, ठीक है। तो ये पुराने नाम नहीं है, ये आज के नाम है। और ये वो टीला है जहां पर मृतकों के जो हैं कंकाल मिले हैं, मृतकों के कंकाल मिले हैं। और एक चीज याद रखना कि ये जो मोहनजोदारो है ये मोस्ट डेवलप्ड साइट है, मोस्ट डेवलप्ड। ऐसा माना जाता है कि अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर एक सभ्यता है, इसका एक ही शासक हुआ करता था, तो मान के चलो कि वो मोहनजोदारो में बैठता था। यानी जो बेस्ट सिटी है वो है मोहनजोदारो। और ऑब्वियसली बात है, वहां पे राजा
रहता होगा। ठीक है भाई, बिल्कुल माही। इन सबको देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा, इन सबको आपको देखने के लिए जाना पड़ेगा पाकिस्तान। ठीक है भाई, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलो, अच्छा प्रीतम बोल रहा है कि सर ये कैसे पता चला कि वो जो ग्रेट बात है वो धार्मिक अनुष्ठान के लिए यूज होता था। देखो यार, अगर अगर पर्सनली ही नहाना होता, इंडिविजुअली नहाना होता तो अपने अपने बाथरूम है घर में, ठीक है। और उस जमाने में किले के अंदर, ध्यान से सुनो, किले के अंदर यानी जो फोर्ट है, किला है, गढ़ है, सिटाडेल है, उसके अंदर आम जनता के मजे के लिए तो स्विमिंग पूल बनाया नहीं जाएगा। आम जनता को फन के लिए थोड़ी इनवाइट किया जा रहा, आओ हमारे महल में, हम एलीट क्लास वाले तुम्हें बुला रहे हैं और हमारे पूल को गंदा करके जाओ, इसमें नहा धो के जाओ मस्त एकदम। समझ में आ रही है बात? अगर किसी सिटाडेल में यानी महल में, घर के अंदर ये स्विमिंग पूल है, इसका मतलब है इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, उस वक्त इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। ठीक है भाई, तो धार्मिक अनुष्ठानों के लिए यानी कि रिलीजियस एक्टिविटीज के टाइम पर ही इसका इस्तेमाल होता था ताकि अपने आप को पवित्र किया जा सके। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान से देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस सिविलाइजेशन साइट्स हैज एविडेंस ऑफ वाटर रिजर्वॉयर्स। इनमें से कौन सी साइट पर, इनमें से कौन सी साइट पर वाटर रिजर्वॉयर्स यानी पानी के जलाशय मिले हैं? तो मैं पहले तो बता दूं, कालीबंगन में तो भाई, कालीबंगन में हमें एक तो ऊंट की हड्डियां मिली हैं, कैमल बोन्स मिली हैं। ऑब्वियस ही बात है, यहां नहीं मिलेंगे तो कहां मिलेंगी। कैमल बोन्स के अलावा यहां पर हमें मिला हुआ है जुता हुआ खेत। जमीन के नीचे से क्या मिला है? प्लॉड फील्ड, जुता हुआ खेत। अब तुम बोलोगे सर जमीन के नीचे से जुता हुआ खेत कैसे मिल रहा है? तो उस जमाने में खेत को जोता जाता था, तो जो जुता हुआ खेत है वो जमीन के नीचे, वो दब गया मिट्टी के नीचे। जो राजस्थान में, जहां की हम बात कर रहे हैं कालीबंगा वगैरह की, तो कालीबंगा में जो मिट्टी है वो थोड़ी सैंडी है, रेत जैसी है, जो तुरंत ही थोड़ी बहुत हवा के साथ ही इधर उधर शिफ्ट होती है। तो भाई याद रखना कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कालीबंगा जो है, कालीबंगा जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो है सही होने लगेगा। और पुराने टाइम में इतना टाइम हो गया है तो ये जमीन के नीचे काफी दब गया है वो खेत। तो कैमल बोन्स, प्लॉड फील्ड, उसके अलावा फायर अल्टर्स, हवन कुंड मिले हैं भैया, फायर अल्टर्स मिले हैं। तो कैमल बोन्स, प्लॉड फील्ड, फायर अल्टर्स, उसके अलावा यहां से बैंगल्स भी मिले हैं, चूड़ियां, बैंगल्स भी मिले हैं, तो एटसेट्रा लिख देते हैं। ठीक है भाई, लोथल तो पोर्ट सिटी थी, यानी इनका ट्रेड जो है पानी के रास्ते भी होता था, पर पानी के रास्ते कम और जमीन के रास्ते ज्यादा हुआ करता था। पर पानी के रास्ते के लिए भी इन्होंने एक पोर्ट बना रखा था, लोथल। तो लोथल को पोर्ट सिटी कहा जाता है। आई होप तुम्हें समझ में आया हो। और एक चीज याद रखना, लोथल को पोर्ट सिटी कहा जाता है, बंदरगाह है यहां पर धोलावीरा वो हमारा आंसर है, धोलावीरा हमारा वो आंसर है जहां पर आपको मिलेंगे वाटर रिजर्वॉयर्स। ठीक है, किस सिंधु सभ्यता स्थल पर जल भंडारों के साक्ष्य मिले हैं? तो जल भंडारों के साक्ष्य मिले धौलावीरा में, क्योंकि कच्छ में है ये, और कच्छ में वैसे ही सूखा पड़ रहा है, तो सूखे से बचने के लिए ये बड़े बड़े कुंड बना दिया करते थे, बड़े बड़े रिजर्वॉयर्स बना दिया करते थे जहां पर पानी इकट्ठा हो जाया करता था। तो धौलावीरा में पानी की वैल्यू थी। ये देखो भाई, इस तरह के कुंड इन्होंने बनाए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, इस तरह के कुंड बनाए हुए जिनका इस्तेमाल किया जा सकता था, डोमेस्टिक पर्पज से, अपने खुद के काम से, और दूसरे पर्पज से। तो याद रखो, ये इतने बड़े बड़े कुंड इन्होंने बना रखे थे। समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल। इसके बाद देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वॉज फ्रिक्वेंटली सीन ऑन द सील्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर अक्सर देखा जाता था? अब तुम खुद देख लो, कौन सा जानवर है, जल्दी बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया एलशिव, बहुत बढ़िया बच्चे हो। चलो, बहुत बढ़िया, बुल, बैल, ये देख रहे हो बैल, तो आंसर हो गया बुल।
तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जितनी भी सील्स मिली हैं, जितने भी स्टैंप्स मिले हैं, सील्स का मतलब है बच्चों स्टैंप्स, ठीक है, मुहर, हिंदी में क्या बोलते हैं, मुहर। हर सिंधु घाटी सभ्यता शहर की, हर सिंधु घाटी सभ्यता शहर की एक यूनिक मुहर हुआ करती थी, जो जिससे पता चलता था कि भाई ये जो है, ये जो मुहर है ये इस साइट की है। जैसे मान लो बनावली से, और मुहरों का इस्तेमाल क्या है व्यापार में, ट्रेड में, मैं बताता हूं कैसे। मान लो बनावली से लोथल सामान भेजना है, बनावली हरियाणा में, लोथल गुजरात में, यहां सामान भेजना है, तो बनावली से अगर कोई सामान आएगा तो बनावली वाले क्या करेंगे, अपनी सील, अपनी जो स्टैंप है उसको सामान के साथ रख देंगे, ठीक है भाई, ताकि सामने वाले को ये पता चल जाए कि सामान कहां से आया है। क्योंकि उस टाइम पे फोन वोन तो है नहीं कि बताते भाई साहब सामान भेज रहे हैं रिसीव कर लीजिएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो सील को भेजा जाता था ताकि पता चल जाए सामने वाले को कि ये कहां से आया है सामान, कहां से आया है सामान। तो स्टैंप्स जो सील्स हैं ये बने होते थे एक नॉर्मल पत्थर से, जो ज्यादा ना हार्ड होता है ना ज्यादा सॉफ्ट, स्टीटाइट, ठीक है भाई, स्टीटाइट। स्टीटाइट नाम के पत्थरों का इस्तेमाल करवाया गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, सिंधु घाटी सभ्यता में। जो स्टीटाइट नाम का जो नॉर्मल पत्थर है, यानी ना ज्यादा हार्ड ना ज्यादा इजी, अरे ओहो, स्टीटाइट जो है सामान्य पत्थर है, नॉर्मल स्टोन है, सामान्य पत्थर है, ठीक है, सामान्य पत्थर है जिसकी बनती थी सील्स। और सील्स बेटा जो तो मिली है यहां पर, मैं आपको पहले बता दूं, जो मुहरें मिली हैं, सील जो मिली है वो दो तरह की मिली है, एक तो स्क्वायर शेप्ड, एक तो स्क्वायर शेप्ड, और दूसरी मिली है रेक्टेंगुलर, ठीक है। दोनों में बेसिक डिफरेंस तो तुम्हें समझ में आ गया, शेप का ही है, ये स्क्वायर शेप्ड, ये अपना रेक्टेंगुलर। और अब ध्यान से देखो, जो जितनी भी सील्स मिली हैं वो 2x2 की मिली है भाई, 2x2 की। कितने की मिली है, जितनी भी सील्स हमें मिली है 2x2 की, ज्यादातर 2x2 की है। और एक चीज और याद रखना, इसमें स्क्रिप्ट तो कुछ होती ही है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ तो लिखा जाता ही है, स्क्रिप्ट जो है होती है, पर स्क्रिप्ट के साथ साथ ध्यान से देखो पिक्टोग्राफ भी है, यानी यहां पर कोई ना कोई जानवर का चित्र बना रहेगा या किसी और चीज का चित्र बना रहेगा, और ऊपर उसकी हेडिंग लिखी रहेगी, ठीक है। तो याद रखो, जैसे अभी हम लोग इसमें देख रहे थे सील्स में, देखो कहां गए सील्स, हाँ ये देखो, ये सील्स देख रहे हो 2x2 की, चौकोर है, बिल्कुल बराबर है, 2x2 की है, पंगा नहीं ले सकते ज्यादा, ठीक है भाई, 2x2 की ही बनानी पड़ी। और अब ध्यान से देखो, बुल जो है ध्यान से देखो, स्टेटाइट जो है वो एक सामान्य पत्थर है, और बुल जो है उस पत्थर पर उकेरे जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट सिंबल है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। स्टेटाइट सामान्य पत्थर जो थोड़ा सा नरम होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, ताकि वो इजीली उसके ऊपर कुछ भी लिखा जा सके, उकेरा जा सके, ठीक है, इजीली उसके ऊपर कुछ लिखा जा सकता है, उकेरा जा सकता है। जैसे पिक्टोग्राफ वगैरह बनाए हैं, है ना भाई, तुमने देखे हैं पिक्टोग्राफ वगैरह, देखो बुल ये पत्थर के ऊपर उकेरा गया, ये देखो, ये स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट है, यानी कुछ लिखा हुआ है, ये स्क्रिप्ट है, देखो कुछ लिखा हुआ है, ये स्क्रिप्ट है, देखो कुछ लिखा हुआ है, और ये जो है ये इमेज है, ये जो है पिक्टोग्राफ है, जो बुल तुम्हें दिख रहा है। तो इस तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो हम यहां पर देख रहे थे कि बुल जो है वो यहां पर बहुत कॉमन है लोगों के लिए, ठीक है। और बाकी जो स्टैंप्स हैं, सील्स हैं, वो स्टेटाइट नाम के पत्थर से बनी होती थी, जो ज्यादा हार्ड नहीं होता ना ज्यादा सॉफ्ट होता, उस पर आप आराम से कुछ भी उकेर सकते हैं, ठीक है। चलो बैल, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उस जमाने में लोहा तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, आयरन तो एग्जिस्ट नहीं करता था, कॉपर करता था, पर कॉपर अकेले जनरली यूज नहीं किया गया, कॉपर के साथ साथ वहां पे उस जमाने में टिन भी हुआ करता था, तो कॉपर और टिन को मिलाकर बन गया ब्रॉन्ज।
कांसा, है ना, ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक, ब्रॉन्ज। ठीक है भाई, तो याद रखना इंडस वैली सिविलाइजेशन में उन लोगों को धातु कर्म की नॉलेज है, मेटलर्जी की नॉलेज है कि अगर हम कॉपर के साथ टिन को मिलाएंगे तो ब्रॉन्ज बनेगा। और कॉपर और टिन की अगर इंडिविजुअली देखे तुम, अगर तुम कॉपर को अकेले देखो और टिन को अकेले देखो तो इनके जो प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत वीक हैं, ये बहुत सॉफ्ट हैं। पर जैसे ही ये ग्रुप में देखो कॉपर को या फिर ब्रॉन्ज को, तो जबरदस्त स्ट्रेंथ आती है और उसे हम बोल देते हैं, कॉपर और टिन को जबरदस्त एक साथ मिला के देखोगे तो जबरदस्त स्ट्रेंथ आती है, क्योंकि क्या बन जाता है, ब्रॉन्ज। यहाँ पे ये जो तुम देख रहे हो ये ब्रॉन्ज की बनी हुई डांसिंग गर्ल का स्टैचू है, मोहनजोदारो से मिला है, ये मोहनजोदारो से मिला है। ठीक है, डांसिंग गर्ल का स्टैचू, एक ऐसी लड़की का स्टैचू जो डांस कर रही है। वहीं ये देखो ज्वेलरी, देखो ये ज्वेलरी, देखो ये ज्वेलरी भी, ये जो आभूषण है, ये जो गहने तुम्हें नजर आ रहे हैं, इसमें ज्यादातर चीजें ब्रॉन्ज की बनी हुई हैं। ठीक है, ज्यादा चीजें ब्रॉन्ज की बनी हुई हैं, ज्वेलरी हो, यूटेंसिल्स हो। उस जमाने में क्या होता था, इनको नॉलेज तो थी, कॉपर प्लस टिन बना के ब्रॉन्ज बना, तो उस टाइम पर लोहा तो था नहीं, तो ये लोग क्या करते थे, ध्यान से सुनो भाई। एक तो इनको टूल्स की तरह इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, ब्रॉन्ज को टूल्स की तरह इस्तेमाल करते थे, यानी ब्रॉन्ज से कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स बनाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट टूल्स बनाए और अपना घर बार देखने लगे। ध्यान से देखो, ब्रॉन्ज की इन्होंने ज्वेलरी बनाई, ज्वेलरी का मतलब है इन्होंने सोना गहना ये सब बनाया, खुद भी यूज किया, खुद बेचा भी, तो यहां पर हम बोल सकते हैं ज्वेलरी। ठीक है भाई, तो टूल्स के तौर पर, ज्वेलरी के तौर पर और यूटेंसिल्स के तौर पर, बर्तन जो होते थे, यूटेंसिल्स जो होते थे, उनके तौर पर ब्रॉन्ज का इस्तेमाल किया जाता था। तो इसी वजह से, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में ज्यादातर जो एविडेंसेस मिले हैं वो ब्रॉन्ज के मिले हैं। किसके मिले हैं, ब्रॉन्ज के, इसलिए इसे बोलते हैं ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। द पीपल ऑफ हड़प्पा डिड नॉट वर्शिप विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड्स, तो वो शिव को पूछते थे, लॉर्ड शिवा को पूछते थे। एक सील से हमें पता चला है, वो सील आगे आ जाएगी। विष्णु को नहीं पूछते थे, मदर गॉडेस यानी देवी माँ को पूछते थे। हर साइट की अपनी एक देवी माँ हुआ करती थी, मातृ देवी होती थी, कुल देवी जैसे कह सकते हो। तो मदर गॉडेस यानी देवी माँ। ठीक है भाई, ध्यान से देखो, देवी माँ को भी ये वर्शिप करते थे भगवान शिव के साथ साथ, और अर्थ को भी वर्शिप करते थे, जमीन को भी वर्शिप करते थे। जमीन का मतलब है यहां पर नेचर, तो नेचर को भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो हैं अप्रिशिएट करते थे, उसे डिक्लाइन नहीं करते थे। तो लॉर्ड शिवा, लॉर्ड विष्णु, मदर गॉडेस और अर्थ। तो ध्यान से देखो बेटा, सभी की देवी माँ है, सभी परिवारों की, सभी साइट्स की, सभी का अपना नेचर है। अर्थ को लेकर कोई ग्रेटफुल है, कोई ग्रेटफुल नहीं है। और मेन जो मुख्य देवता है वो है लॉर्ड शिवा। ठीक है, भगवान शिव है, और ये इस बेसिस पे बोला जा रहा है मेन लॉर्ड तो लॉर्ड शिवा है, मतलब जो पूजे नहीं जाते वो है विष्णु, जो पूजे नहीं जाते वो विष्णु है। आंसर है विष्णु भगवान। पर याद रखना, लॉर्ड शिवा जो है, भगवान शिव जो हैं, इनको पहचानने के लिए कि भगवान शिव हैं इनके टाइम पर कि नहीं, तो हमें एक सील मिली है। ठीक है, एक सील मिली है, मैं आपको बताऊंगा आगे, वो आगे आएगी, बढ़िया तरीके से आएगी। तो याद रखना, लॉर्ड विष्णु को वो लोग पूजते नहीं थे, वर्शिप नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन मिक्स्ड कॉपर एंड टिन टू मेक, क्या कॉपर और टिन को किस लिए मिलाया, जल्दी बताओ भाई, कॉपर और टिन को किस लिए मिलाया, क्या बनता था मिलके, जल्दी बताओ। ब्रॉन्ज, बहुत बढ़िया, कांसा बनता था, कांस्य बनता था, है ना भाई, कांसा बनता था बिल्कुल। और उनका इस्तेमाल होता था ज्वेलरी के लिए, बर्तन के लिए, टूल्स बनाने के लिए, है ना, औजार वगैरह बनाने के लिए। क्योंकि अकेले कॉपर का इस्तेमाल करोगे तो वो उसमें स्ट्रेंथ नहीं होती, अकेले टिन का इस्तेमाल करोगे नहीं होती, पर दोनों को मिला दोगे कांसा बन जाएगा, थोड़ा मजबूत बन जाएगा। ठीक है भाई, चलो, और ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप्ड पशुपति। यह है पशुपति भगवान शिव। और देखो तुम, तीन चेहरे हैं, एक सामने और दो साइड में, तीन चेहरे वाले इस तपस्वी को ये पूछते थे, ये इनकी सील है। और इस तपस्वी के आसपास जानवर हैं, नीचे दो हिरन हैं, इधर देखो नीचे दो हिरन है, एक बाघ है, एक एलिफेंट है,
एक बुल है यानी बैल, और एक राइनोसेरस, इधर इधर सी हॉर्सेस हैं, मछलियां हैं, इधर एक इंसान भी है, इधर एक इंसान भी है। ठीक है भाई, तो सभी जानवर अगर किसी एक आदमी के आसपास बनाए यानी ये पशुपति है, और पशुपति कौन है? हमारे लॉर्ड शिवा। तो लॉर्ड शिवा यहां पर मेन भगवान है, और ये हमें पशुपति सील से पता चलता है, पशुपति सील से पता चलता है। ठीक है भाई, चलो तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। आज हमारा पार्ट 1 खत्म हो गया। आई होप आपको समझ में आया हो, और बाकी सेशन होगा कल पार्ट 2 इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जहां पे खुद के बनाए हुए क्वेश्चंस होंगे, बढ़िया क्वेश्चंस होंगे, और बढ़िया तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है भाई, चलो बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। समझ में आया तो अच्छी बात है। थैंक यू माही, थैंक यू बच्चे। चलो बिल्कुल अश्विनी, बिल्कुल। एंशिएंट थोड़ी बोरिंग हो सकती है क्योंकि कहानियां कम है यहां पर। बिल्कुल सच्ची को मैं बताऊंगा कैसे खोजा गया था, कल पता चल जाएगा कैसे खोजा गया है ये। बिल्कुल सपन, बिल्कुल। तांबा और टिन पहले आ गया था। चलो